दूसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान बौना वामन, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? वह तो बेचारा खेल खेल में मारा गया। दरअसल मुझसे पंगा खुद ध्रुव ने लिया था। मैं नारका जेल से भागा तो उसने मुझे दोबारा नारका जेल पहुंचा दिया। मैं दोबारा वहां से भाग निकला। मेरा सारा सेटअप खत्म हो गया था। उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे नशीली दवाओं का घटिया धंधा करने को मजबूर होना पड़ा। मेरा प्लान शुरू हुआ राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के एक विशालकाय खोखले तने वाले पेड़ से, जिसके अंदर में स्मगल करके मंगाई हुई हेरोइन के पैकेट रखता था। नशीली दवाएं रखने के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। और उसके साथ साथ मैंने एक कंपनी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूमों में बुतों यानी मैनिक्विन्स बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। उनकी रख रखाव का जिम्मा भी मेरी कंपनी ने ही ले रखा था। ऊपर से देखने में तो वे बुत आम मैनिक्विन जैसे ही थे, लेकिन अंदर से उनकी छातियां खोखली थीं और उनमें भरे थे। हेरोइन के पैकेट हर मैनिक्विन के लिए रोज एक कोड वर्ड सेट किया जाता था और ये कोड वर्ड में अपने ग्राहकों को पैसे लेकर बताता था। एक कोड वर्ड एक बार बुत के कान में फुसफुसाने पर एक पैकेट बुत के हाथ में आ जाता था। नशीली दवा हेरोइन का पैकेट धंधा जोरों पर चल रहा था। नोट बरस रहे थे और किसी को जरा सा भी शक नहीं था। गड़बड़ बारिशों से शुरू हुई। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट भी जाते थे और उनमें से नशीली दवाएं निकलकर पेड़ के तने द्वारा सोख ली जाती थीं। एक तो ये गरीबी में आटा गीला हो रहा था और ऊपर से वह अजीबोगरीब जंगली। एक दिन जब मैं खुद पेड़ के तने से माल लेने गया हुआ था तो मैंने उसे देखा। वह खोखले पेड़ को कुछ इशारे कर रहा था, बुदबुदा रहा था। पागल समझा था मैंने उसे, लेकिन पागल वह नहीं, पेड़ हो गया था। और साथ साथ शायद में भी पेड़ अपने आप झूम झूम कर उस जंगली को मारने लगा। उसके बाद तो कमाल हो गया। जंगली ने कुछ इशारा किया और जमीन में लगी छोटी छोटी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ को अपनी लपेट में ले लिया और पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसके खोखले तने से हेरोइन के पैकेट छिटक कर बाहर गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरा करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था। अब मुझसे नहीं रहा गया। उन पैकेटों को मत छू मूर्ख! उस जंगली ने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। मेरा वार उसको जरूर 100 किलो के हथौड़े की तरह लगा होगा, पर उसमें गजब की जान थी। वह गिरा तक नहीं। ओह, तो तूने ही मेरे मित्र को नशीली दवा पिलाकर उसे नष्ट करना चाहा था। तू शक्ल से ही दुष्ट लग रहा है। अब तू वनपुत्र के हाथों से नहीं बचेगा। वनपुत्र कह रहा था वह अपने आप को या और पेड़ों को अपना दोस्त। शक्ल और बातों दोनों से ही मूर्ख लग रहा था वह मुझको। मेरा वह दिन वाकई खराब था, जैसा कि मुझे अपने एक ग्राहक कांटू से बाद में पता चला। नंज डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे मेरे मैलिक्विन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। कांटू के कोड वर्ड फुसफुसाते ही उसने एक साथ कई पैकेट फर्श पर गिरा दिए, और वह भी उस मनहूस दिन जिस दिन वहां पर वह शैतान का अवतार भी मौजूद था, सुपर कमांडो ध्रुव। यह तो ध्रुव पलक झपकते ही समझ गया कि वे पैकेट हेरोइन से भरे हुए हैं, पर वह यह नहीं समझ पाया कि वे पैकेट कहां से गिरे हैं। बोल, ये सारे पैकेट तू कहां से लाया है? किसको देने लाया है इनको यहां पर? पल भर के लिए तो वह नशेड़ी कांटू भी भौंचक्का रह गया, लेकिन कोई भी नशेड़ी नशे के लिए जान भी लड़ा देता है। देखो भाई बायोट्रॉन, कोशिश करना इंसान का फर्ज है, और फिर पिटना तो पड़ता ही है, खास तौर से जब सामने वाले का नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो। और जब करारी मार पड़े तो जबान खुद ब खुद खुल जाती है। कांटू ने सब कुछ उगल दिया, मेरा नाम और मेरे अड्डे का पता भी। ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी। अब ध्रुव के हाथ मेरा लाखों का माल लगने ही वाला था, पर मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूं। मेरे मैनिक्विन के अंदर एक सुरक्षा संयंत्र लगा हुआ था और उसका पूरा शरीर गन मेटल में ढला हुआ था। ध्रुव ने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया था जिसे ध्रुव तो नहीं मार सकता था, लेकिन वह ध्रुव की जान ले सकता था। खैर, मैं अपनी कहानी से भटक गया। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की फिक्र करनी थी। वह जंगली वनपुत्र मेरी जान के पीछे पड़ा था और मैं अपने लाखों के माल को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मैंने अपनी बेल्ट का एक बटन दबाया और मेरी बुलेट प्रूफ रबर की बनी स्पेशल पोशाक में हवा भरने लगी। अब मुझ पर वनपुत्र की किसी भी चाल का असर होने वाला नहीं था, लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ रबर की गेंद उसका मुंह जरूर तोड़ सकती थी। वनपुत्र ने मुझे बेलों से बांधने की भी कोशिश की, लेकिन बेलें मुझे बांध नहीं पाई, क्योंकि बेलों के बांधते ही मैं हवा बाहर निकाल देता था और आजाद होते ही
वापस हवा भरकर मेरा अटैक फिर शुरू हो जाता था। कुछ ही देर में वह जंगली चकरा कर गिर पड़ा। यह बड़ी सख्त जान है, कहीं यह मेरे सारे पैकेट बटोर पाने से पहले ही होश में ना आ जाए। इसे थोड़ी सी हेरोइन छक्का दूं। मैंने एक पूरा पैकेट उसके मुंह में डाल दिया। आमतौर से इतनी डोज में एक आदमी मर जाता है, लेकिन वनपुत्र मेरा पैकेट बटोरना खत्म होते ही होश में आ चुका था। पर उसका नशा अब तक मौजूद था। अब वह और भी खतरनाक हो गया था। भागना ही सबसे उत्तम उपाय था। वनपुत्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ ही पलों में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया और राजनगर की तरफ बढ़ चला, जहां पर एक दूसरी बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ध्रुव मैनेक्विन से भिड़ा हुआ था। चाहे ध्रुव मैनेक्विन पर वार करे, या मैनेक्विन ध्रुव पर चीख ध्रुव के मुंह से ही निकल रही थी। यह पूरा धातु का बना हुआ है, इसलिए इस पर वार करने का मतलब अपना ही हाथ तोड़ना है। लेकिन इस धातु के ठोस शरीर में भी एक कमजोरी है, इसके शरीर के अलग अलग अंगों के जोड़। रास्ता समझ में आते ही ध्रुव ने मैनेक्विन पर वार करना शुरू कर दिया। अब आप चाहे मुझे बेवकूफ कहें बायोट्रॉन जी, लेकिन अगर दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव जैसा दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप तारीफ उगलने लगता है। कमाल का दिमाग लगाया था उसने। हर शक्तिशाली वॉर के साथ साथ मैनेक्विन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मेरे मैनेक्विन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे पड़े थे। अब कांटू को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन अभी मौका था भागने का। वह तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे। हिर्रा! जंगली वनपुत्र मेरा पीछा करते करते राजनगर तक आ गया था और वह अब तक नशे में था। उगो, बढ़ो, तबाही फैला दो। आगे का घटनाक्रम देखने से पहले कांटू बेहोश हो चुका था, लेकिन तब तक मैं अपने अड्डे पर पहुंच चुका था और वहां पूरा दृश्य मुझे अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा था। अपने मैनेक्विन की आंखों में फिट वीडियो कैमरे के जरिए ध्रुव शायद उस जंगली को पहले से ही जानता था। वनपुत्र, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र तो हेरोइन के नशे में मस्त था। वह भला ध्रुव को क्यों पहचानने लगा? हमला, ये मुझे उस दुष्ट बौने तक पहुंचने से रोकना चाहता है। ओफ! ये इस समय होश में नहीं है, मुझे पहचान तक नहीं रहा है। ऊपर से ये जड़ें मुझको बांधने के लिए बढ़ी चली आ रही हैं, और इन जड़ों को रोक पाने का कोई रास्ता समझ में नहीं है। एक रास्ता है। अब सोचो बायोट्रॉन जी कि वह रास्ता क्या हो सकता था। नहीं समझ पाए ना? अरे वह रास्ता अगर हम तुम सोच सकते तो हमारा नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो जाता। कमाल का रास्ता सोचा था पट्टे ने। ये जड़ें वनपुत्र की आवाज और हाथों के इशारे का आदेश मानती है। अगर मैं इन इशारों को ही रोक दूं तो ये जड़ें अपने आप रुक जाएंगी। नंज डिपार्टमेंटल स्टोर के शोरूम से गिरे कपड़े उठा लिए थे ध्रुव ने और लपक पड़ा था उस जंगली की तरफ। जंगली था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन ध्रुव में शक्ति के साथ साथ फुर्ती भी थी। वनपुत्र के वारों को छकाते हुए उसने उसके मुंह पर रुमाल कसकर बांध दिया। वनपुत्र की आवाज बंद हो गई और इससे पहले कि वनपुत्र अपने हाथों से रुमाल हटा पाता, ध्रुव ने उसके हाथों को फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया। अब वनपुत्र बेबस था, लेकिन यह घटनाक्रम मेरी पसंद के विपरीत था, क्योंकि इस वक्त वनपुत्र नशे की हालत में ध्रुव की जान ले सकता था और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे तो वनपुत्र का साथ देना ही था। क्यों, सही है ना भाई बायोट्रॉन? आगे बोलिए श्रीमान बोना वामन। बड़े बेरुखे रोबोट हो यार। हाँ, तो मुझे वनपुत्र की मदद करनी थी, और यह तो मैं 25 बार बता चुका हूं कि बौना वामन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। मेरे मैनेक्विन का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट थी और उन अंगों ने ध्रुव को कसकर दबोच लिया था। बड़ी मजेदार लड़ाई हो रही थी बायोट्रॉन। ध्रुव एक अंग को दूर झटकता था तो अगले ही पल वह अंग उछलकर फिर उसके ऊपर वार कर बैठता था। बाऊ! ये मैनेक्विन तो बहुत खतरनाक है। वैसे भी अगर वह नशेड़ी मुझे न भी बताता तो भी मैं अपने आप समझ जाता कि ये बुत बौना वामन के ही बनाए हुए हैं। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। ऐसे मैनेक्विन शहर में कई जगहों पर होंगे, उनको अलग अलग रोक पाना असंभव है। इनको रोकने का एक सीधा सा तरीका है, बौना वामन को ढूंढना और उससे इन बुतों को नष्ट करवा देना। लेकिन अभी तो मैं इन अंगों से ही छूट नहीं पा रहा हूं और मुझे वनपुत्र को भी तबाही फैलाने से रोकना है। एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं इन अंगों और वनपुत्र को आपस में लड़ा दूं।
ये दोनों एक दूसरे को तबाही फैलाने से रोके रखेंगे और तब तक मैं बोना वामन के अड्डे पर पहुंचकर उसको इन मैनिक्विन्स को नष्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव के सधे हुए झटकों से मैनिक्विन्स के अंग एक एक करके उड़ते हुए वनपुत्र के बदन से जा चिपके और दोनों में एक भीषण कश्मकश शुरू हो गई। पर मैं वह मनमोहक युद्ध नहीं देख सका क्योंकि मेरा सारा ध्यान ध्रुव पर था। उस नशेड़ी ने मुझे बोना वामन के अड्डे का पता बता दिया है। मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब मामला गड़बड़ हो गया था। ध्रुव को मार पाना तो दूर रहा, अब वह मेरी तरफ आ रहा था। समय बहुत कम था। यह तो भला हो मेरा कि मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूं और मेरी इस बार की ट्रिक बस पूछो नहीं। बायोट्रॉन बहुत भयानक थी। ध्रुव समझ रहा था कि वह मेरे अड्डे में चुपचाप पहुंच रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर लगे वीडियो कैमरे मुझे उसकी हर हरकत की खबर दे रहे थे। वह ठीक वहीं पर आ रहा था जहां पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। वेलकम मिस्टर सुपर कमांडो ध्रुव, स्वागतम, खुशामदीद। बोना वामन, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। गलत, क्योंकि अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। ध्यान से देखो कि इस वक्त तुम कहां पर खड़े हुए हो। इस वक्त तुम बोना वामन के प्रिय खेल सांप सीढ़ी पर खड़े हुए हो और ये पूरी सांप सीढ़ी चुंबकीय लोहे की बनी है जिसने तुम्हारे जूतों को चिपका कर रखा हुआ है। दरअसल यहां पर आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूरा तुम्हारे जूतों के सोल में चिपक गया है और उसी ने तुम्हारे पैरों को जकड़ रखा है। तुम हिल नहीं सकते। न न नन जूतों को उतारने की कोशिश मत करना। इस लोहे की बनी सांप सीढ़ी में तेज करंट दौड़ रहा है। तुम्हारे जूते के सोल ने ही तुमको करंट लगने से बचाया हुआ है। पर घबराओ मत, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। तुमको 100 तक यानी मुझ तक पहुंचने का पूरा मौका मिलेगा। देखो, तुम्हारे बगल में डार्ट धसी हुई है। उस डार्ट से तुमको उस घूमते चक्र पर निशाना लगाना है। जिस नंबर पर डार्ट धसेगा तुम्हारे पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म तुमको उतने ही घर आगे उछाल देगा। पर ध्यान रहे, हर सांप वाले घर पर एक ऐसा भयंकर खतरा मौजूद है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। तुम भी नहीं, यहां तक कि मैं भी नहीं। सांप के मुंह में गिरने का मतलब एक निश्चित मौत है। चलो खेल शुरू करते हैं। अगर मैं यह खेल खेलने से इनकार कर दूं तो? तुम्हें 10 मिनट बाद अपने सारे मैनिक्विनों को शहर में तबाही मचाने के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है, कमांडो। खेल से ज्यादा जोरदार तो मेरे डायलॉग थे। ध्रुव के पास खेल खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लेटफॉर्म ने ध्रुव को 4 घर आगे उछाल दिया। अब अगर मैं 2 पर निशाना लगा सकूं? निशाना 2 पर ही लगा तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा और 7 पर सीढ़ी होती है। मैंने खेल एकदम परफेक्ट बनाया था। बायोट्रॉन, नो बेईमानी। नीचे लगे एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ी ने ध्रुव को 26 नंबर पर निकाल दिया। ध्रुव का निशाना अचूक था। डांटें धसती जा रही थी और ध्रुव कभी उछलकर और कभी सीढ़ियों के रास्ते 100 नंबर की तरफ बढ़ रहा था। अब वह 71 नंबर तक आ गया था। अगला सांप 73 पर था, पर मैं जानता था कि डांट 2 पर कभी नहीं धसेगी। याद रखना बायोट्रॉन जी, सांप का मतलब खतरनाक घर, लंबा वाला सांप नहीं तो बाद में कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे श्रीमान। बोना वामन। हाँ, तो डार्ट 4 नंबर पर आ धसी और ध्रुव का बदन उड़ता हुआ 73 नंबर वाले सांप को पार करता हुआ 75 नंबर की तरफ बढ़ने लगा। वह 73 नंबर वाला सांप यानी मेरे आदमखोर वीनस मक्खी चूस पौधे को लगभग पार कर चुका था। लेकिन बोना वामन एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है। ध्रुव का बदन हवा में ही लटका दिया मैंने। कमांडो, बुरा मत मानियो यार। तेरे जैसा खिलाड़ी हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ती है। अब मैं इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करूंगा ताकि मेरा भूखा आदमखोर पौधा तेरे एक एक अंग का मजा चबा चबा कर ले सके। ध्रुव का बदन धीरे धीरे नीचे आने लगा और भूखे पौधे का गुलाबी मुंह में और फैल गया। वाह, क्या सीन है। ऊपर से मुझे उस मुंह के अंदर लार की कुछ ढोरियां साफ नजर आ रही थीं। लेकिन बायोट्रॉन जी, तभी एक चिल्लाहट हवा में उभरी और पौधे का मुंह बंद हो गया। रुक जाओ,
वह दुष्ट जंगली वनपुत्र वहां तक आ गया था और उसका नशा भी उतर चुका था। वनपुत्र। हाँ, मैं ध्रुव। तू यहां तक कैसे पहुंच गया रे जंगली? तुझे तो मेरे बुत के अंगों ने पकड़ रखा था। अच्छा, तो वे लोहे के उड़ते हाथ तेरे बनाए हुए थे। तू सचमुच महादुष्ट है। तेरे लोहे के हाथ वनपुत्र पर भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि वनपुत्र के तो लाखों हाथ हैं। मेरी एक एक जड़ों ने तेरे एक एक धातु के उड़ते अंगों को पकड़ लिया। नशा उतरने के बाद मुझे एक पेड़ ने बताया कि ये अंग मुझ पर एक लड़के ने फेंके थे। पेड़ ने बताया? मुझे तो लगता है कि तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा। लड़के का हुलिया सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि वह लड़का सिर्फ मेरा मित्र ध्रुव ही हो सकता है, पर मैं यह जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। बस फिर मैं पेड़ पौधों से ध्रुव के जाने का रास्ता पूछते पूछते यहां तक आ पहुंचा। गलती मेरी ही थी बायोट्रॉन जी। उस जंगली से बात करने के चक्कर में मेरा ध्यान ध्रुव पर से हट गया और उतनी ही देर में ध्रुव ने अपने आप को आजाद कर लिया। और इससे पहले कि मैं कोई ट्रिक चला पाता, ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ 100 की तरफ लपका। 100 की तरफ, मेरी तरफ। लेकिन बौना वामन एक ट्रिक बचाकर रखता ही है। मैं एक नंबर पीछे खिसक गया। ध्रुव का बदन 100 पर गिरा और गिरते ही प्लेटफॉर्म के नीचे लगी स्प्रिंग ने उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे के पार उछाल दिया। और दरवाजे के उस पार, अब कैसे बताऊं, बड़ा ही खौफनाक लेकिन सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार तेजाब का कुंड था। पहले ध्रुव की खाल गली, फिर मांसपेशियां और फिर हड्डियां तक गल गई। तेजाब के कुंड में सिर्फ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। मैं वहां पर रुककर उन हड्डियों का गलना भी देखता, लेकिन उस जंगली के डर से रुक नहीं पाया और सांप सीढ़ी के नीचे लगे एस्केलेटर द्वारा वहां से भाग आया। बस भाई बायोट्रॉन, ऐसे खेल खेल में ध्रुव बेचारा मेरे हाथों से मारा गया। कुछ पलों के लिए एक बार फिर सन्नाटे का साम्राज्य कोर्ट पर छा गया और फिर रोबोट की मशीनी आवाज ने उस खामोशी को भंग किया। तो श्रीमान बौना वामन, आपने श्रीमान ध्रुव को सांप सीढ़ी नामक खेल पर मारा। हाँ जी बायोट्रॉन जी। इनकी कथा में कुछ सच्चाई तो है। स्वामी कंकाल तंत्र, जैसे बुद्ध से श्रीमान ध्रुव का युद्ध, रहस्यमय वनपुत्र का राजनगर में तबाही फैलाना, परंतु सांप सीढ़ी, इस खेल के विषय में मेरे कंप्यूटर चिप्स में बहुत थोड़ी जानकारी भरी हुई है। स्वामी, जरा सांप सीढ़ी नामक खेल को कृपया दिखाइए। देखिए श्रीमान बोना वामन, यही होता है ना सांप सीढ़ी का खेल। हाँ, हुबहू ऐसा ही होता है भाई बायोट्रॉन। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है स्वामी कि श्रीमान बौना वामन का दावा सरासर झूठा है। झूठा? मेरा दावा झूठा? हाँ, आपने कहा था कि जब श्रीमान ध्रुव आप पर कूदे तो आप 100 नंबर पर खड़े थे और जब वे कूदे तो आप एक घर पीछे सरक गए। लेकिन एक घर पीछे तो 99 होता है और 99 पर सांप होता है। सांप यानी खतरा, और ऐसा खतरा जिससे आप भी नहीं बच सकते थे। तो मैं 2 घर पीछे हट गया होऊंगा, आगे बढ़ गया होऊंगा। अब मुझे इतना ध्यान थोड़े ही है। 2 घर पीछे हटने पर भी आपको 99 पार करना ही पड़ता और आगे बढ़ने का मतलब तेजाब के कुंड में गिरना होता। आपका दावा दोनों तरफ से ही झूठा है। सच्चाई क्या है खलनायक बौना वामन? हाँ, ध्रुव की मुझ पर कूदने की बात सच है। फिर मैं एस्केलेटर द्वारा भाग निकला था। वहां पर कोई तेजाब का कुंड था ही नहीं। अब मैं तुमको वह ट्रिक दिखाता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। अग्निद्वार, इसके पार जाकर देखो कि वह ट्रिक क्या है। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। अगली गवाह कुमारी ब्लैक कैट, कृपया गवाही देने पधारे।